नमस्कार प्रशिक्षकों, सभी भावी शिक्षकों को शुभ संध्या का नमस्कार। सभी बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को जिस प्रकार से उन्होंने कंटिन्यू करके रखा हुआ है, चाहे वह आगामी डीएलएड के सेमेस्टर का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे सुपर टेट का या फिर यूपी टेट, सी टेट का या फिर आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। यह सेशन डेली 9 बजे होता है जो आपके डीएलएड, बीएड, बीएसटीसी, यूपी बीएड और अगर देखा जाए साथ ही जो शिक्षा जगत से रिलेटेड है, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सारे शिक्षा जगत से रिलेटेड हर एक बात आपको इस सेशन में 9 बजे पूरा पता चलता है और अदर एग्जाम की भी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। तो ये सेशन आप डेली ज्वाइन करिए और एक ग्रुप डी का जीके कराते हैं, डेली एक जीके कराते हैं जिसमें आज हम देखेंगे जितने भी सिख गुरु हैं हमारे, उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत देखते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे जिसके बारे में आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज होने वाला है। थोड़ी सी लंबी वीडियो जरूर होती है 25 से 30 मिनट की, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देकर जाता है। तो आप लोग अपने भाई बहन को जरूर जोड़ा करें, इस सेशन को डेली देखा करें पूरे दिन भर के लिए साथ ही, ठीक है, जिसमें कि सारे दिन भर की खबर का पूरा निचोड़ इसमें हम बताते हैं आपको, है ना। तो चलिए जिस विषय पे हम बात करेंगे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। साथ ही सबसे पहली बात है उन बच्चों का कंफ्यूजन यहाँ पर है कि सर अगर हमारा 10 नंबर है या फिर 11 नंबर का हम सही करके आ रहे हैं तो हम क्या पास हो सकते हैं डीएलएड 2022 में। इस पर थोड़ा सा विचार हम करेंगे। वैसे खैर हमारे विचार करने से यहाँ पे कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन हाँ आपके संतुष्टि के लिए इस बात को जरूर हम यहाँ पे रखेंगे और आपको एक बात और बताएंगे साथ ही, मेहनत पे भरोसा है तो जग जीतने के लिए तैयार रहना। जब मेहनत पे भरोसा ही नहीं है तो कुछ भी कर लो। अगर मन में डर है और मेहनत करते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो, तो इस चीज़ को निकाल देना। जब आप मेहनत कर ही रहे हो तो डर किस बात का, सफलता निश्चित है। और आपके साथ तो मैं खड़ा हूँ, जैसे अपने शेरनी के साथ मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, आपके साथ भी खड़ा हूँ। तो आपको हारने थोड़े देना है मुझे, बस लगे रहो और दम लगा के रखो साथी। इस बार अगर नहीं तो किसी भी हाल में अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है तो निकाल ही लेना है एक जॉब उसमें से। भाई 1 लाख से ऊपर सीटें हैं तो उसमें से एक सीट तो हमारी होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर बात करें मेरे मित्रों, बीएड और बीटीसी यानी कि डीएलएड, बीटीसी लिख लो, बीटीसी, इन दोनों का विवाद का फायदा उठा रही है हमारी राज्य सरकार। और इन दोनों के जो विवाद हैं साथ ही आमने सामने जो आए हैं राज्य सरकार की वजह से आए हैं आपके, और इसका पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर विस्तार रूप से इसको समझेंगे। और इसमें यह देखना है साथ ही कौन पक्ष जीतती है, क्योंकि ये तो निश्चित है कोई एक ही पक्ष जीतेगा। और इस बार 2022-24 सेशन में बीएड में कितने एडमिशन हुए इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और बीटीसी में इस बार काफ़ी ज़्यादा कम एडमिशन हुए हैं, इस बात का एक तरह से सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे साथ ही। दूसरी तरफ अगर बात करें भाई, जो हमारा डीएलएड है, डीएलएड का नया बैच यानी कि अगर 2022 में अगर होने वाली होगी भर्ती तो इसके लिए कब होगा, इसके लिए क्या कुछ खबर है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चौथी बात करने वाले हैं साथी, रीट का जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उसके संशोधन का डेट अनाउंसमेंट हो गया है, उसमें क्या क्या संशोधन नहीं हो सकता है इस पर भी चर्चा करेंगे और क्या हो सकता है इस पर भी चर्चा करेंगे। और पांचवी बात है साथी एआरओ के लिए इसका एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, इसके लास्ट डेट कब है, 21 मई है। 21 मई है फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और जो इसका एग्जाम है 10 जुलाई को कंडक्ट कराया जाएगा साथ ही। 10 जुलाई को इलाहाबाद यानी प्रयागराज और लखनऊ यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। इस बात को आप संज्ञान में अपने रखेंगे। और दूसरी तरफ अगर बात करें साथी, जो डीएलएड का रिजल्ट है ये कब तक अनाउंसमेंट होगा, इस पर हमने चर्चा कर रखा है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आया है तो चर्चा करना जायज़ है आपके कमेंट के अनुसार, और लास्ट में आपका कमेंट भी लेंगे। दूसरी तरफ बात करें मेरे मित्रों, हमारे भाई ग्रुप डी के एक जीके के लेकर, ग्रुप डी का एक जीके के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं साथी, क्योंकि इसका एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट करा लिया जाएगा। जितनी तेजी दिख रही है रेलवे में, क्योंकि उसको एक तरह से प्रेशर लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आगामी लोकसभा का चुनाव है। साथ ही चलिए विस्तार से सारी बातें चर्चा करते हैं। देखिए 10-11 नंबर पाने वाले ऐसे प्रशिक्षकों का बहुत कमेंट हमारे पास आया है, जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी राजन जी हैं, अभी हम कमेंट भी लेंगे आप सभी प्रशिक्षकों का। तो इनका कहना है सर कि हमारा 10 नंबर है तो पास हो जाएंगे, 11 नंबर है तो पास हो जाएंगे। देखिए भाई, पीएनपी कापी नहीं चेक करती है, पहले तो यह मान लें। कापी पीएनपी सचिव द्वारा चेक कराया जाता है अलग अलग डाइटों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इसके ऊपर एक हमने सेपरेट वीडियो सुबह बनाया था, किस प्रकार से कापी चेक करने का प्रोसेस है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेंगे। उसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में साथ ही अब डिस्ट्रीब्यूट करा दिया गया। अब यहाँ पर पीएनपी कॉपी थोड़े देखने जाएगी किस बच्चे को कितना नंबर दिया गया है, इस
कि वो इसको एक तरह से बेस बनाकर वह स्क्रूटनी का फॉर्म निकालती है। जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होता है स्क्रूटनी के फॉर्म डालते हैं, स्क्रूटनी का मतलब कुछ नहीं होता है, उसमें नो चेंज लिख के आता है लास्ट में एनसी, लो भैया, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो भैया जो 10-11 नंबर पाए बच्चे, वह अगर अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है उनका कि 10-11 नंबर का एक्यूरेट हमारा सही है, उसके बाद हमने सारा अटेम्प्ट किया है। तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर हम 10 नंबर का करके आए थे, तो 11 नंबर का करके आए थे, फेल हुए थे। हम आपके मोराल को डाउन नहीं करना चाहते हैं, साथ ही आप पास भी हो सकते हैं। एक नंबर से अगर आप चूक रहे हैं तो पास भी हो सकते हैं, अगर अच्छा टीचर मिल गया, स्टेप्स देख लिया, अगर आपकी कॉपी की हैंड राइटिंग अच्छी है, इंप्रेशन अगर आप अच्छा बना पाए कॉपी के माध्यम से। क्योंकि हमारे मित्र खुद हैं, साथ ही जिन हमारे 2-3 मित्र हैं जो कि डीएलएड में पास होकर इसमें बीएड कर रहे हैं, और उनका कहना यही है कि देखो भाई, जो कॉपियाँ होती हैं, जो एग्जामिनर के पे इंप्रेशन बनता है, उस पर राइटिंग का इंप्रेशन बनता है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर हमारा तो राइटिंग बहुत अच्छा है, काहे फेल हो गए। तो भाई हमको पता नहीं कहाँ है, लेकिन उनके माध्यम से जो अच्छे नंबर पाए हैं, उनके माध्यम से जो हम चीज़ बता रहे हैं आपको, समझिए उस चीज़ को। तो उनकी जो लिखने की कला है, शैली है, बहुत अच्छे ढंग से वो लिखे थे। और कॉपियाँ मतलब कि मैथ में आंसर कभी मतलब आंसर जो मतलब डेरिवेशन वाला प्रश्न होता है, उसको इतना सुसज्जित ढंग से लिख दिए थे, भले नहीं आ रहा हो उनको, उसमें नंबर पूरा फुल मिला था उनको। और कितने ऐसे प्रश्न थे जिसका उनको उत्तर याद था, वैसे ही हूबहू प्रश्न का उत्तर याद था, उन्होंने छाप दिया, और पूरा का पूरा जो उन्होंने अंदरूनी भाग भरा है, वह किसी दूसरे क्वेश्चन का उठा के भर दिया। उनको बहुत अच्छा नंबर मिला था इस वजह से भी, क्योंकि उनको जो प्रश्न आ रहा था, जैसे कि आपको 11 नंबर का आ रहा है प्रश्न, अगर आपने 11 के 11 नंबर को पहले पेज से लेकर जब तक किए हो, तब तक 11 प्रश्न ऐसे हैं जो आपका सही पाए गए, तो एग्जामिनर के ऊपर खुद ब खुद इंप्रेशन बन जाता है। 1 प्रश्न सही, 2 प्रश्न सही, 3 प्रश्न सही, 4 प्रश्न सही। अब उसको लग जाता है, लड़का तो बहुत तेज है भैया, इसको सब सारे इसके सही निकल रहे हैं। तो सारे प्रश्न जो आप अधूरा छोड़े रहते हो ना, उस पर 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, 1-1 नंबर देकर वो हटा देते हैं। और कॉपी कैसे चेक होती है, इसका वीडियो हमने बनाया है, वहां पे जाकर, साथ ही रिस्की था काफी, उसको हम फिर से शेयर कर देंगे टेलीग्राम पर, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो यह चीज़ है, तो आप समझ सकते हैं। अब आप फेल होंगे कि पास होंगे, साथ ही इसके ऊपर हमने चर्चा नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दुख भी हो सकता है। तो बस हम यही कहेंगे, अब तो जो हो गया ना, आपने कॉपी लिख दी, 10 नंबर 11 नंबर जो भी लिखना था लिख दिए। अब इसके ऊपर चर्चा करना, सोचना खराब है ना, अपना प्रेजेंट मत खराब करो। मान लीजिए फिर से बैक लग सकता है, अगर लग जाता है फिर से बैक, तो इसके ऊपर क्या कर सकते हो? अब तो सुधारा नहीं जा सकता ना, जो कर दिए सो कर दिए ना, अब क्यों उस पर सोच विचार रहे हो? आगामी बहुत सारे एग्जाम से उस पर ध्यान दे लो, फिर से आएगा, फिर से एग्जाम दे लेंगे, इस बार बहुत बेहतरीन करेंगे, सुधार करेंगे गलतियों को अपने, जो हमने किया है, क्यों हमारे कॉपी का नंबर छूट रहा है, आखिर कहाँ पे गलतियां हैं। गलती करो, लेकिन अगर उसका सुधार न करो, सबसे बड़ी गलती कहलाती है। साथी गलती किया है, अगर उसका सुधार कर लिए तो गलती नहीं क्षम्य हो जाती है वो चीज़। तो इस चीज़ को मानेंगे, और जो भी चीज़ आपने किया है नेक्स्ट टाइम उसका सुधार करना है, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। समझ रहे हैं हमारी बात को, क्योंकि पिछली बार फिर से आपको चांस मिलेगा, नेक्स्ट टाइम फिर से बैक भरेंगे आप, बैक का पेपर तो होगा ही होगा ना हर बार, तो आप उसको भरेंगे। दूसरी तरफ बात करें बीएड बीटीसी को लेकर, साथी एक तरह से अखाड़े में उतर चुके हैं दोनों प्रशिक्षु। देखिए साथी, इसमें किसी का हार हो किसी का जीत हो, इसके ऊपर तो किसी एक का जीत तो होना ही होना है, और किसी एक को एक पक्ष हारेगी, इस बात को तय है। कोई एक पक्ष जीतेगी, कोई एक पक्ष हारेगी, इसमें यह बात तो निश्चित है, क्योंकि मामला संज्ञान में आ चुका है सुप्रीम कोर्ट के। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेगी, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं साथी थोड़ा सा। देखिए, इसमें कोई हारे या जीते इसके ऊपर नहीं जाना है, लेकिन यह याद रखना है हम अभ्यर्थी ही हारेंगे, क्योंकि अभ्यर्थी हमारे इसमें भी हैं, अभ्यर्थी हमारे इसमें भी हैं। अब अभ्यर्थियों की संख्या इसमें बढ़ चुकी है, यह सोचकर कि इसमें प्राथमिक भी मिलेगा, टीजीटी भी मिलेगा, और प्लस हमको उच्च प्राथमिक परिषद का अगर आती वैकेंसी तो उसमें मिलेगा। अब अगर देखें 2022-24 में, तो रिकॉर्ड तोड़ साथी इसमें भर्तियां हुई हैं, मतलब बच्चे एडमिशन लिए हैं 2022-24 वाले सेशन में 2,26,000 के आसपास। कितना भाई? 2,36,000 सॉरी 5,36,000 बच्चों ने एडमिशन लिया। बीटीसी में कम हुआ है। तो और एक बात और है साथी, जो बीएड है, बीएड अगर प्राथमिक से 1% मान सकते हैं 1% अगर बाहर हो जाता है, तो ये किस कारण बीएड कर रहा है? सिर्फ पैसा वसूला जा रहा है इससे, या फिर उच्च प्राथमिक परिषद के लिए जब बीएड बनाया गया है तो उच्च प्राथमिक परिषद में भर्तियां क्यों नहीं आ रही हैं? इस सारे चीजों को देखकर बीएड बच्चे भी, बीएड वाले भी प्रशिक्षु खड़े हैं, अच्छी खासी तादाद है। इनके पक्ष में ज्यादा लोग हैं। अगर देखा जाए, केंद्र भी है, एनसीटी भी है, मतलब राज्य सरकार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, और उधर आपको पता है जोधपुर को एक तरह से बेस बनाकर बीटीसी के कुछ प्रशिक्षु
इसको याचिका दायर करे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से आमने सामने आ चुका है। अगर आप खुद देखें तो अगर आप ऐसा बोलते हैं तो ऐसा बोलना उचित नहीं होगा साथी। देखिए हमारे और आपके बीच ये सारी चीज़ें लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पूरा किया धरा है। जब उनको ये चीज़ें नहीं करनी थी तो जो 18 में क्यों इंट्रोड्यूस करा है भाई? अब आज वही बखेड़ा बना हुआ है, अब उनको निकालने में दिक्कत हो रहा है और यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे सामने दिख रहा है कि हमारे ही अभ्यर्थी हैं ये भी और हमारे अभ्यर्थी ये भी हैं। जो भी चीज़ें हैं अगर आप इनको बीएड वाले को बच्चे को प्राथमिक में दर्जा देते हो तो बीटीसी भी मांग करेंगे हमको टीजीटी में और प्लस उच्च प्राथमिक में हमको दर्जा दो, हमें भी मौका मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है। और रह की बात 69,000 वाले में जो बीएड अभ्यर्थी चयन हुए हैं उनके लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स 22 जुलाई से कराए जाने का प्रस्ताव भी पारित कराया गया, मतलब रखा गया है। अब यह देखना है ब्रिज कोर्स क्यों कराया जा रहा है। आप खुद सोचिए साथी, कुछ दिन पहले आपको यह संज्ञान में आपके आया था कि जो बीटीसी है बीएड से हाई लेवल का है, बीटीसी के समकक्ष आने के लिए बीएड को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके बीटीसी के बराबर आएगा। इसका मतलब ये तो साफ साफ है बीएड बीटीसी से छोटा है। तो बीटीसी क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है यह बात भी एक तरह संज्ञान में रखा जाएगा। और रह की बात जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया है एनसीटीई, अगर इनको लाया हुआ है प्राथमिक में तो अब पूरे देश में वही यह तय करेगा कि यह बीएड जो है प्राथमिक में रहेगा या फिर नहीं रहेगा। एक यहाँ पे मुद्दा और फंसता है कि साथी जब आगामी आने वाले समय में 2030 तक नए शिक्षा नीति के द्वारा अगर देखा जाए 2030 तक यह बोला गया है कि जो बीएड है इसमें कुछ चेंजेस कर करके इसके सब्जेक्ट में कुछ चेंजेस कर करके इसको बीटीसी के समकक्ष बना दिया जाएगा, बीटीसी के समकक्ष बना दिया जाएगा और बीटीसी को बीएड के समकक्ष बना दिया जाएगा। और एकमात्र बीटीसी और बीएड को अगर देखा जाए तो दोनों को मिला के मात्र एक ही एग्जाम होगा, मतलब एक ही दोनों को मिला दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि जो आज के बीएड किए हैं बीटीसी की उनका मान्यता रद्द हो जाएगा, तब की स्थिति बहुत कुछ बदल गई होगी, उसमें दोनों के पैटर्न बिल्कुल सेम हो गए होंगे। तब उस समय जो ब्रिज कोर्स होगा उसको खत्म कर दिया जाएगा और ब्रिज कोर्स का मतलब इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगर यह चीज़ें अगर आज ये बीएड को निकालते हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं है साथी, इसको आप एक तरह से यह मत करिएगा सर कि एक पक्ष में बोल रहे हैं ना। अगर बीएड को आज निकालते हैं तो कल को फिर से बीएड को इंट्रोड्यूस कराना होगा। तो यह चीज़ें यह पूरी सोच विचार कर इस बार एक अच्छा सा फैसला लेंगे और यही कारण है कि शिक्षक भर्ती लेट होगी। और यही कारण है कि जो टेट का रिजल्ट है हाई कोर्ट द्वारा यह पारित करा दिया गया है कि टेट का रिजल्ट तब तक नहीं प्रिंट आउट होकर अभ्यर्थियों को मिलेगा, किसी भी अभ्यर्थी को, चाहे वह बीटीसी वाले हों चाहे बीएड वाले हों, तब तक नहीं दिया जाएगा 2021 का प्रिंट आउट करके, जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता है। और जब तक यह मामला सुलझता नहीं है 2021 का प्रिंट आउट होके आता नहीं है, अब इसका मतलब यह नहीं कि सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी। हाँ, मान सकते हैं सुपर टेट की वैकेंसी आ सकती है, जिस प्रकार से प्रस्ताव रखा गया है अगस्त तक का, बस प्रस्ताव रखा गया है। इसको यह बात मन पे नहीं ले लेना है कि भर्ती आएगी ही आएगी। अगर यह मान लीजिए भर्ती आ भी जाती है या फिर आने को होती है तो क्या यह अभ्यर्थी छोड़ेंगे जिन्होंने टेट 2021 दिया? टेट 2021 तो इसी वजह से हुआ ही है कि टेट का रिजल्ट आने के बाद भर्ती आएगी, इसी वजह से हुआ है भाई। यह सोचकर ही तो कराया गया था राज्य सरकार द्वारा, सारे बच्चे इसीलिए उफान भर रहे थे कि भर्ती तो नहीं आने देनी जब तक यूपी टेट 2021 नहीं हो जाएगा। अब यह मामला सरकता चला जाएगा सितंबर तक। तो सितंबर में प्रस्ताव मांगा गया है, रखा गया है इसी में हमारे विधान परिषद में कि भाई सितंबर में एक तरह से जारी कर दिया जाए यूपी टेट 2022। अगर यूपी टेट 2022 सितंबर में जारी हो जाता है तो वह बच्चे फिर से हड़ताल करेंगे, भर्ती नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यह सरकता चला गया सितंबर तक। अब भर्ती के लिए वहां पे भी रोक लगेगा, अगर वह अभ्यर्थी जब तक रिजल्ट नहीं निकल जाता यूपी टेट 2022 का तब तक वह होने ही नहीं देंगे, धरने करेंगे, प्रसाद करेंगे, ये सारी चीजें होंगी। आप खुद समझ सकते हो मामला बहुत संज्ञान में साथी बहुत ज्यादा उलझा हुआ मामला है। और दूसरी तरफ 69,000 भर्ती को भी सुलझाने की बात किया जा रहा है, इसका भी प्रस्ताव रखा गया है उसमें। तो बताओ सारी चीजें कैसे संभव हो सकती हैं एक साथ? जब तक सुपर टेट को तो छोड़ दो भाई, अभी इसको दूर ही रखो। अगर सारी चीजें नजरअंदाज कर दी जाएंगी, डायरेक्ट सुपर टेट निकाल दिया जाएगा, तो प्रदेश में लड़ाई थोड़े कराना है, दंगे प्रसाद थोड़े कराना है, बच्चों का शासन, बच्चों के ऊपर शासन हो जाएगा एक तरह से। इनके बिना सुलझाए हुए तो आ ही नहीं सकता। और रही बात यह, केंद्र सरकार मतलब राज्य सरकार मतलब एक तरह प्रस्ताव जो आया है उस पर साफ साफ लिखा गया है केंद्र सरकार से इजाजत लेने के बाद
अब केंद्र सरकार भी सारी चीजें देख रही है, केंद्र सरकार खुद बीएड के पक्ष में है, तो ये सारी चीजें कैसे सुपर टेट निकाल देगा भाई? आप खुद विचार करो इस पे। जो बच्चे ये कह रहे हैं सर सुपर टेट आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या, हम तो कह रहे हैं भाई अगर आ भी जाए तो क्या बिगड़ जाएगा आपका, अगर ना भी आए तब भी क्या बिगड़ जाएगा बताओ। तैयारी किए हो तो दोगे, नहीं एलिजिबल हो तो अगले एलिजिबल होगे। मतलब जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे कम से कम उनके लिए तो आएगा। यह बातें साथी आपके दिमाग में होना चाहिए, अपने लिए नहीं सोचना है हमको। हमें यह सारी चीजें अगर आप अपने लिए सोचोगे तो आगे मतलब पीछे आपके जो जूनियर हैं वो खुद सोचेंगे। 2021 बैच वाले, अभी आज ही 2-3 बच्चों का कमेंट आया था, सर हम क्या यूपी टेट दे सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के डीएलएड के एग्जाम बीएड के एग्जाम देने के बाद? हमने कहा भाई सेकंड सेमेस्टर का दे लेगो तब ना उसमें एलिजिबल हो गए। अब वो भी अभी से लग गए, अब वो भी तो वही चाहेंगे 1 साल 2 साल और रुक जाए तब आए भर्ती। इसी तरह अगर सोचा जाए तो भर्ती लेट पे लेट होती चली जाएगी, और इसी तरह 4 साल जैसे गुजरा है 2 साल और गुजर जाएगा। अब यह देखना है साथी, हमें भर्ती लाना चाहिए। हालात बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति बन चुकी है हमारे देश की। भर्ती अगर आप सोच रहे हो कि अपने फ़ायदे के लिए देखा जाए, अगर हम सोचें कि हमारा अभी बीएड नहीं कंप्लीट है तो अपने फ़ायदे के लिए सोचें, तो यह हमारा टीचर होना शोभा नहीं देता है। समझ रहे हैं? यह एक तरह से तो लालचपन हो गया ना, या फिर एक तरह से अलग विचार हो गए जो कि गलत धारणा वाले हैं, है ना? तो भर्ती अगर आना होगा तो आ जाएगा। और रही बात हम आपको सही चीज़ें बता दें तो यह भर्ती इतनी जल्दी नहीं आएगी जितनी से जल्दी अगर देखा जाए सारी चीज़ें हो रही हैं। अगस्त में प्रस्ताव की पारित होने की बात कही गई है, अगस्त में रिजल्ट मतलब एक तरह से भर्ती निकालने की बात कही गई है। भर्ती निकालने के लिए तो बहुत सारे प्रस्ताव 17,000 वाले भी सारी चीज़ें आई थी, यहाँ तक 51,000 जो भर्ती चुनाव के पहले शो करा दिया गया था, लेकिन फिर से वहाँ से हटा गया result.com से। बताओ, ये सारी चीज़ें आई, भर्ती चली जा रही है, अभी तो प्रस्ताव पारित हो पहले सारी चीज़ें। समझ रहे हो साथी, ये सारी चीज़ें बहुत उलझी हुई चीज़ें हैं, अब आप समझ सकते हो इसमें। और अगली बार डीएलएड 2022 का अगर बात करें साथी, एडमिशन कब से होगा, तो इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है शासन को। अब शासन उस पर क्या निर्णय लेती है उसके बाद ही डीएलएड के लिए एक तरह से डीएलएड 2022 बैच के लिए सोचा जाएगा, नेक्स्ट सेशन के लिए। यह बात मतलब शासन के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है कि भैया 2022 का एडमिशन शुरू हो जाए, ठीक है, क्योंकि 2021 में नहीं हो पाया था कोरोना की वजह से, इस वजह से हर साल होना चाहिए, तो इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अब देखना है कि कब से शुरू होगा, क्योंकि जुलाई से एडमिशन वगैरह स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे बीएड में हो गया अभी सारी चीज़ें, लेकिन 2022 का यह डीएलएड क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अब देखना है शासन क्या इस पर निर्णय लेती है। दूसरी तरफ बात करें रीट में, देखिए भाई संशोधन की तो इन्होंने बात करी है। आदमी संशोधन क्यों करता है, किस में करता है, आप खुद बताओ। अपने नाम में उनका गलत होता है, या फिर पापा के नाम में गलती हो जाती है, टाइटल में गलती हो जाता है, मम्मी के नाम में हो जाता है, उनके जन्म तिथि में हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ में हो जाता है, उनके ऐसे स्थान में जहाँ पे वो मतलब एक तरह से अपना चुने हुए हैं कि भाई यहाँ पे हमको एग्जाम देना है। मतलब कि सोच लो, जो डेट ऑफ बर्थ में गलती हो जाती है, मतलब अब इन सब चीज़ों को छोड़कर अब बताओ बचा है क्या। मतलब अपने नाम में संशोधन नहीं कर सकते, पापा के नाम में, मम्मी के नाम में, सेंटर में, डेट ऑफ बर्थ में, इन सब में संशोधन नहीं कर सकते आप। उसके सिवा जो कुछ बचा, फोटो सिग्नेचर में भी संशोधन नहीं करना है आपको, उस सब में संशोधन करना ही नहीं करना है, उसमें शो होगा ही नहीं संशोधन का ऑप्शन। और बाकी इसके अलावा जो बचा, रीट 2022 का एग्जाम में साथी आप संशोधन कर पाओगे, इसके सिवा 23 मई से लेकर 25 मई के बीच में, 25 मई के बीच में संशोधन का एक ऑप्शन आएगा। लेकिन जो बताया हमने उसमें संशोधन नहीं, अपने नाम में, पापा के नाम में, मम्मी के नाम में, अपने डेट ऑफ बर्थ में, और प्लस फोटो सिग्नेचर, इन सब में संशोधन नहीं होगा। और जो अपना सेंटर डाले हैं आप उसमें संशोधन नहीं होगा। बचा ही क्या फिर, किसमें संशोधन करोगे फिर। तो वही बोला है कि जो हमने बोला उसको छोड़कर बाकी सब में आप संशोधन कर सकते हो। ARO साथी 21 मई तक इसका लास्ट फॉर्म है, फॉर्म भरा जाएगा और 10 जुलाई को इसका एक तरह से एग्जाम कराया जाएगा, इस कंडक्ट कराया जाएगा, देख सकते हैं। डीएलएड रिजल्ट की बात करें तो हमने चर्चा किया था फुल कि इस पर हो सकता है अगर कोई अभी पीएनपी के पास कोई काम धंधा नहीं है, समझ रहे हैं, अब उसको केवल डीएलएड का रिजल्ट देखना है और फिर 2022 का नया सेशन स्टार्ट कराना है। अगर वह 2022 का रिजल्ट के ऊपर ध्यान दे दे तो आपके रिजल्ट बहुत जल्दी आ सकते हैं, और मे भी आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी शिक्षक भर्ती में बैठने की, क्योंकि मतलब कि 4th सेमेस्टर 2019 बैच का जल्दी ही कंडक्ट करा लिया जाएगा, समझ रहे साथी। और 2021 बैच का भी सेकंड सेमेस्टर हो जाएगा, और ऐसे में जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं, जो प्रत्यावेदन दिए रहेंगे, उनका भी एग्जाम इन्हीं के साथ कंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन उसके लिए इनको प्रेशर करना पड़ेगा। अभी तो रिजल्ट की बात इन्होंने थोड़ी सी तेजी की बात करी है, हो सकता है 2-4 दिन के अंदर आपके कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाए अलग अलग, जो कि 21 दिन 20 दिन लग जाते थे एग्जाम के बाद, अब हो सकता है थोड़ी सी तेजी देखने को मिले, क्योंकि अभी ऐसा कोई मामला नहीं है पीएनपी पर कि उलझा हुआ हो, समझ रहे हैं ना। अब अगर देखा जाए आपके रिजल्ट निकालने, इनको एक 2022 का सेशन स्टार्ट कराना है,
तो इनका का नाम साफ साफ है कि आपके रिजल्ट में इस बार देरी नहीं देखने को मिलेगा और आपके एग्जाम 2019 बैच वालों का समय से कराया जाएगा। लगभग अगर देखा जाए तो अगस्त में मे बी अगस्त लास्ट तक पॉसिबिलिटी बन जाती है और 15 जुलाई के आसपास में या फिर उससे पहले पहले आपके रिजल्ट अनाउंसमेंट होने के चांस बन रहे हैं। अब ऐसे में आप सभी को 2019 बैच के जो प्रशिक्षु हैं तो डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ हमने कंप्लीट करा रखे हैं। हम डेली उस पूरे प्लेलिस्ट को हम शेयर करते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ से भी आप पा सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी आके पा सकते हैं। और जो डीएलएड 2021 बैच के हैं बच्चे कह देते हैं भाई सेकंड सेमेस्टर में बच्चों का बहुत मैथ में बहुत बैक लगा है, तो मैथ बिल्कुल संभल के पढ़िए। जितना पढ़ा दिए हैं वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, लिखित देते हैं हम आपको, इस प्लेटफॉर्म पे आकर हर एक वीडियो के नीचे लिख देना कि सर इसमें से तो क्लास में से आया ही नहीं था सारा क्वेश्चन। तो जितने भी हमने क्लास लिए हैं, जितने प्रीवियस पेपर कराए हैं, आप उसे जरूर सॉल्व करके जाना साथी। जो 2022 में भी पेपर हुआ उसको भी हमने सॉल्व कराया, उसे भी आप जरूर देखेंगे। 2021 वाले बैच के प्रशिक्षु वह सेकंड सेमेस्टर मैथ का तैयारी शुरू कर दें और 2019 बैच के प्रशिक्षु 4th सेमेस्टर मैथ की तैयारी शुरू कर दें। और बाकी सब्जेक्ट जो साइंस एसएसटी है, अदर सब्जेक्ट है, उसका महामैराथन हम एग्जाम के लगभग 1 से 1.5 महीने शुरू कर देंगे साथी और बेसिक के साथ शुरू करेंगे। आप लोग लगे रहिए। जो सीटेट के हैं, सीटेट का क्लास हमने सीटीपी खत्म किया है, मैथ इस समय चल रहा है और यूपीटेट का पूरा क्लास खत्म है, आप खुद देख सकते हैं मेरे मित्रों, ठीक है ना। इतनी बातें रहीं, अब आपके हम कमेंट ले लेते हैं। इससे पहले हम आपको ग्रुप डी का एक जीके बता देते हैं। जो सिख धर्म में भैया हमने बताया 10 गुरु आए थे। गुरु नानक देव, जिनका जन्म हुआ था 1469 में, मृत्यु हुआ था 1539 एडी में साथी। याद रखेंगे यह सिख धर्म के पहले गुरु थे, यह सिख धर्म के संस्थापक कह लीजिए। इनका जन्म तलवंडी यानी कि ननकानाबाद जो कि पड़ता है साथी पाकिस्तान में, वहाँ पर हुआ था। लंगत और पंगत की व्यवस्था इन्होंने शुरू करी थी साथी, याद रखेंगे। इसके बाद गुरु अंगद आते हैं। गुरु अंगद का कार्यकाल साथी मतलब 1539 से 1552 एडी तक रहता है। यह लहना के नाम से जाने जाते थे साथी, याद रखेंगे। यह गुरुमुखी लिपि की शुरुआत इन्होंने की थी। लंगर को अस्थायी बनाया था इन्होंने, मतलब अस्थायी रूप से संचालित करने का कार्यकाल कर दिया था। इसके बाद आते हैं अमरदास। गुरु अमरदास 1552 से लेकर 1574 एडी तक इनका शासन होता है। यह गद्दी को एक तरह से कहा जाता है गोविंदवाल में स्थापित कर दी। गद्दी वहाँ पे था तो कुछ खतरा था, उसको गोविंदवाल में इन्होंने उठा के स्थापित कर दिया साथी। इसके बाद इनकी एक बेटी थी बीबी भानी। बीबी भानी मतलब कि जब अमरदास थे, अमरदास तक अकबर मतलब ये जो मुगल थे, मुगल शासन भी इसमें चल रहा था, तो मुगल का अमरदास तक मतलब गुरु, तीसरे गुरु तक इनका जो रवैया था, रिलेशन था, बहुत अच्छा था सिख धर्म से। इसके बाद अकबर जो है 500 बीघा लगभग जमीन देते हैं अमरदास की बेटी बीबी भानी को। अब बीबी भानी की जो मतलब कि पति होते हैं यानी कि अमरदास के जो दामाद होते हैं, उनको अगला गुरु बना दिया जाता है, चौथा गुरु, जिनको रामदास कहा जाता है। गुरु रामदास जो है अमृतसर नगर को बसाया। जो बीबी भानी को जगह दिया गया था उसी जगह पर इन्होंने अमृतसर नगर को बसा दिया। उसका नाम पड़ा रामदासपुर है ना, रामदासपुर। गुरुपद पैतृक कहाँ से स्थापित हो गया? इन्हीं के यहाँ से, गुरु रामदास से जो गुरुपद है पैतृक चलने लगा। इसके बाद आते हैं गुरु अर्जुन देव। अब यहाँ से सारी चीज़ें, मामला जो है कि मुगलों से एकदम टूट हो जाता है सिख गुरुओं का। अब यहाँ पर गुरु अर्जुन देव को मारने वाला मतलब एक तरह से जो मरवा दिए थे जहांगीर, याद रखेंगे, जहांगीर द्वारा ही गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया गया था। यह अगर कहा जाता है सच्चा पातशाह के नाम से जाने जाते हैं गुरु अर्जुन देव। अमृतसर में तालाब इन्होंने ही खुदवाया था साथ, याद रखेंगे। आदि ग्रंथ की स्थापना सन 1604 ईस्वी में अर्जुन देव ही करवाए थे साथ, याद रखेंगे आप। और सन 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा इनको मृत्यु के घाट उतार दिया गया था, साथ ही फांसी दे दिया गया था। जो जहांगीर का पुत्र था खुसरो, उसके साथ कुछ इनका संबंध अच्छा मतलब एक तरह से जहांगीर का बुरा संबंध था और वह एक तरह से जो गुरु थे उनके शरण ले लिया था, इस वजह से उनको मरवा देते हैं, है ना। अब रह गया हरगोविंद, जो छठे नंबर के गुरु हैं, गुरु हरगोविंद। यह 1606 से 1645 ईस्वी तक के साथ, याद रखेंगे, सिखों के सैन्य शिक्षा गुरु इनको कहा जाता है, क्योंकि यह सैन्य शिक्षा देने लगे थे, क्योंकि उनको एक तरह से लगने लगा मुगलों से बहुत डर है। इसके बाद साथ ही अमृतसर की किलेबंदी इन्होंने करा दी मुगलों के कारण। इसके बाद साथ ही ईश्वर का सिंहासन इन्होंने बनवाया, याद रखेंगे। इन्होंने कहा था जो हमारा सिंहासन है इसे ईश्वर का सिंहासन कहेंगे, यह बात है। इसके बाद आ जाते हैं गुरु हर राय। गुरु हर राय साथी, इनको औरंगजेब मरवा दिया था, याद रखेंगे। एक मिनट, गुरु हर राय को नहीं साथी, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब मरवाया था ना, गुरु तेग बहादुर आगे आएंगे। गुरु हर राय आते हैं। गुरु हर राय अब बताया दारा सिखों का एक तरह से आशीर्वाद दिए थे, ये सारी चीजें हैं, बस याद रखिए। इसके बाद गुरु हर राय आते हैं, फिर इसके बाद गुरु हरकिशन आते हैं, फिर इसके बाद गुरु तेग बहादुर आते हैं। इसी तेग बहादुर को औरंगजेब मरवा देता है, याद रखेंगे साथी। इसके बाद गुरु हरगोविंद सिंह आते हैं साथी, जिनके बाद एक तरह से सारी चीजें खत्म हो जाती है, गुरु का पद ही खत्म हो जाता है। इसके बाद 10वें गुरु जो थे गुरु हरगोविंद सिंह, इन्होंने 5 क का स्थापना किया था, कड़ा, कंघा,
है ना, कृपाण, इस तरह से 5 का इन्होंने स्थापना किया था कि यह धारण करना सिखों के लिए बहुत अनिवार्य है। इसमें देखते हैं जो कि एक तरह से सिख होते हैं वह यहाँ पर अपने छोटा सा छुरा लेके चलते हैं, है ना, कृपाण उसे बोला जाता है। अब कोई गुरु नहीं बना, मतलब यहाँ से अब कोई गुरु बनेगा ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया था। यह रहा आपका जीके जो हम डेली कराते हैं। आपके कमेंट ले लेते हैं मित्रों, इसको लिख लिया करिए साथी, बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं आपके लिए भी, और हम बताते हैं तो हमारी एनर्जी लॉस होती है जो, उसको थोड़ा सा अगर फायदा दे सकते हैं आप लिख लिया करें मित्रों। हम बताते हैं, हमारी शेरनी से भी कहते हैं लिख लिया करिए, इससे आप बहुत काम का है। जितनी चीज़ बोले वीडियो पॉज करके बाद में लिख लिया करिए, या फिर इस तरह डेली सुन लेंगे तो बहुत सारी चीज़ याद होगी। आपसे पूछेगा 5वें गुरु कौन थे सिख के, तो बता दो गुरु अर्जुन देव थे 5वें गुरु। बहुत बार पूछा है गुरु अर्जुन देव के बारे में। पूछेगा 6ठे गुरु कौन थे, गुरु हरगोविंद थे। 7वें कौन थे, गुरु हरकिशन थे, सॉरी गुरु हर राय थे 7वें। फिर उसके बाद गुरु हरकिशन थे, गुरु तेग बहादुर थे, गुरु हरगोविंद सिंह थे। मतलब अगर शुरू से देखा जाए, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, सॉरी गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, फिर गुरु इसके बाद गुरु हरगोविंद, फिर उसके बाद गुरु हर राय, फिर उसके बाद गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। इस तरह से यह पूरे के पूरे गुरु है साथ ही। एक 5वां शायद छूट गया था, गुरु अर्जुन देव। आपके कमेंट ले लेते हैं मित्रों, सीटेट आएगा कि टेट सर प्लीज़। देखिए भाई, सीटेट पहले आने की पूरी संभावना है ना, तो हो सकता है अगस्त तक आपका सीटेट लास्ट जुलाई तक करा ली जाए, क्योंकि अब आपका जो रिजल्ट है, जो वेट हो रहा था रिजल्ट का, रिजल्ट भी आ चुका है। अब सीबीएसई के पास एक ही काम बचा है कि वह नोटिफिकेशन रिलीज करे। अब नोटिफिकेशन बहुत जल्दी रिलीज करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपके एग्जाम होंगे दोबारा। मोहित मौर्य जी का कहना है, सर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों का टैबलेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए भाई, अगर फॉर्म भराया गया होगा तो मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन अभी हमारे तरफ एमएससी और प्लस बीकॉम वाले को भी मिला साथ ही, और बीए वालों को भी मिला हमारे तरफ, मतलब कि जो लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चे थे। अब यह देखना है बीएड डीएलएड वाले बच्चे जो फॉर्म भर रखे हैं उनको कब से मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, आप अपने कॉलेज से संपर्क करते रहेंगे, मे भी मिलना स्टार्ट हो गया हो। अगर बात करें डीएलएड स्टडी सेंटर जी का कहना है, मेरे विचार से सेकंड। देखिए भाई, यह बहुत अच्छा काम बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि जो भी प्रशिक्षु तैयारी मतलब बहुत बेस्ट तरीके से सेमेस्टर को निकालना चाहते हैं उनको बुक से पढ़ना चाहिए। अगर आपको बुक का निचोड़ चाहिए तो बुक का निचोड़ हम खुद दिए हैं मैथ में, आकर देख लेना, एक एक प्रश्न मिला लेना अभ्यास का। आपका हर एक एग्जाम्पल, हर एक अभ्यास का एक एक प्रश्न। कौन है भैया? डीएलएड स्टडी सेंटर, है ना। तो हम आपको बता देते हैं मित्र, आपको एक एक अभ्यास का एक एक प्रश्न, एक एक एग्जाम्पल सब हमने कराया है। आप देखना, कोई भी पेपर उठा लेना, जो भी हमने कराया है बेसिक से लेकर मैराथन तक, पूरा राजन पवन का निचोड़ दिए हैं, पूरे प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं साथ ही। आप खुद आओ प्लेलिस्ट में देखो। मनीष कुमार जी का कहना है, सर कब जाना है प्रत्यावेदन जमा करने के लिए। देखिए, प्रत्यावेदन जमा करने के लिए शायद मंडे को हमने बोला था, लेकिन मंडे को शायद कोई त्यौहार है तो एक बार रुक जाएंगे आप, या फिर कुछ प्रशिक्षु जाएंगे भी तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको भगा दिया जाएगा। आगे प्रत्यावेदन ले लिए जाएंगे। अगर आप बल्क में जाते हैं तो बहुत से इसके फायदे नजर आएंगे। अब आपको प्रत्यावेदन के समय क्या क्या ले जाना है साथी, बहुत सारे प्रश्नों का कहना है सर बता दिया करिए डेली। हम बता देते हैं, एक पासपोर्ट साइज का फोटो, एक अपना डीएलएड का जो मार्कशीट है पूरे सेमेस्टर का जितना भी आप दे रखे हैं वह ले जाएंगे, और जिन भी प्रशिक्षु का सेकंड बार मतलब कि 2 सेमेस्टर में बैक है, एक में चांस बचा हुआ है, तो पहले वह उस चांस की बात करेंगे, क्योंकि यह फोर्थ टाइम उन्हीं बच्चों का एग्जाम कराया जाएगा जिनका डीएलएड में किसी एक सेमेस्टर में किसी एक सब्जेक्ट में बैक होगा, उन्हीं का चौथी बार एग्जाम होगा। अगर जिनका दो सेमेस्टर में है तो जिस सेमेस्टर में उनका चांस बचा है, पहले वैसे प्रशिक्षु जो जाएंगे जिनका 2 सेमेस्टर में चांस बचा है, वैसे प्रशिक्षु जब जाते हैं पीएनपी पर एससीईआरटी पर, तो वह यही मांग करेंगे कि पहले हमारा उस सेमेस्टर का एग्जाम करा लिया जाए सर, कि जिसमें हमारा चांस बचा हुआ है, कि हम उसके लायक हो जाए, चौथी बार हमारा एग्जाम कराया जा सके। अगर इस बार हो जाता है आपका एग्जाम जिसमें चांस बचा हुआ है, तो मे बी आपका पूरा डीएलएड जुलाई तक क्लियर हो जाए, आने वाला 2023 का जुलाई, इस वाला जुलाई नहीं भाई, है ना, समझ रहे हैं ना। और जो प्रशिक्षु केवल एक सेमेस्टर में बैक लेके बैठे हैं 3 बार, और जो भूल गए थे या फिर जो नए जुड़ रहे हैं यहाँ पर कि सले सर से थोड़ा घूमते हुए देख लें, इसी वजह से कहते हैं साथ ही, जो नए प्रशिक्षु जुड़ते हैं अगर उनको नहीं पता होता है ना, बाद में आके बोलते हैं सर हमें प्लेटफॉर्म बहुत लेट मिला, तो आप प्लीज़ उनसे, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इसको स्टेटस जरूर लगाया करें साथ ही, रोज ये सेशन तो जरूर लगाया करें, इसमें अपने मित्रों को बताया करें इस बात को कि भैया प्रत्यावेदन के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि चौथी बार चांस के लिए ये हमारे किसी भी गाइडलाइन में नहीं लिखा कि आपको चौथी बार चांस दिया जाएगा, लेकिन एक तरह से हमारे डायरेक्टर सर का दिमाग का उपज है, इस वजह से वो देते हैं। इस बार बहुत सारे प्रशिक्षु का आया था, खुशी हुई थी, लगभग 2000 बच्चों का आया था 8000 में से। इस बार आपकी भीड़ संख्या अगर बढ़ गई तो हो सकता है और ज़्यादा प्रशिक्षु का एग्जाम करा लिया जाए, 4500 3000 बच्चों का करा लिया जाए, तो आप जाएंगे। सारे प्रशिक्षु प्रत्यावेदन रेगुलरली बेसिस पर मंडे से स्टार्ट हो जाइए। अगर मंडे को मान ले है त्यौहार पड़ जाता है, मंडे को छोड़ ही दीजिए अगर नहीं जाने का मन है, लेकिन जो प्रशिक्षु पास के हो जा सकते हैं,
लेकिन अगर ना जाना हो तो आप लोग बल्क में जाइए साथी, जैसे कि मंगलवार को ग्रुप में डिस्कशन कर लीजिए, अपने आसपास के ऐसे बच्चों से थोड़ा बात व्यवहार कर लीजिए, बल्क में जाइए। हम इस डेट को आप लोग फिक्स कर दीजिए, किस डेट को जाने का ज़्यादा कमेंट आएगा उस डेट को हम फिक्स कर देंगे। आप लोग कमेंट करिए किस डेट को जाना चाहते हैं, उसको हम फिक्स कर देंगे। सर प्रत्यावेदन कब जमा होगा? देखिए प्रत्यावेदन का कोई समय सीमा नहीं है, आप जाइए डेली जमा करिए, लेकिन अगर जितना जल्दी आप जाएंगे उतना ही फायदा होगा साथी। उस पर पीएनपी मतलब एक तरह से एससीईआरटी डायरेक्टर सोचने का ज़्यादा उनको समय मिल जाएगा। आप जाएंगे 1 से 2 बार हो सकता है और जाना पड़े आप लोगों को। जो रिसीविंग मिलेगा उसको कॉलेज में जमा करना होता है, जो रिसीविंग मिलेगा, लेकिन अभी कॉलेज में नहीं जमा करेंगे, आप रखे रहेंगे अपने पास। भाई एक बार सचिव महोदय से बात कर लो कि शिक्षक भर्ती है। देखिए भाई सचिव महोदय से बात करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सचिव महोदय इसके लिए यही बोलेंगे कि हम क्या कर सकते हैं शिक्षक भर्ती के लिए, जब सब कुछ विधानसभा ही करने वाली है, संसद ही करने वाली है। क्योंकि इस बार संसद को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि भाई आप खुद समझ सकते हैं कि बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, इस वजह से थोड़ा पलड़ा भारी होकर बैठा हुआ है यूपी का, समझ रहे ना। तो इस वजह से सचिव सर यही साफ साफ बोल देंगे कि भाई हमारा इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है, हम नेता प्रताओं की बात मानते हैं। सही बात है, सचिव सर खुद एक वर्कर हैं, एक नौकर के रूप में कार्य करते हैं, सर्वेंट के रूप में कार्य करते हैं, है ना। तो ये बातें उनके, यही कहना उनका होगा, तो इसमें कोई बात नहीं है। अगर शिक्षक भर्ती आती भी है तो भी सही, ना आती है तो भी सही। साथ ही लगे रहिए, जो भी होगा आपके समझ होगा, ठीक है। इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे कब आएगा कब नहीं आएगा। हाँ, लेकिन एक अनुभव बता सकता है कि सारी चीज़ें जब उलझी हुई हैं तो शिक्षक भर्ती कैसे अगस्त में आ सकता है भाई, है ना। ललचा सेठ भाई हमने आपको बताया। रश्मि मध्येशिका जी का कहना है सर मुझे छठी बार प्रत्यावेदन देने पर इस बार मौका मिला था पर दी हूँ। अच्छा, क्यों आपको जब मौका मिला है तो दे हो, अच्छा है बात है ना भाई। आप सारा कमेंट हम आपका नहीं पढ़ पा रहे हैं, एक बार फिर से कमेंट करिएगा। मेरे विचार से सेकंड सेमेस्टर सबको बुक से तैयारी करनी चाहिए। जी आपने बिल्कुल सही बोला है। मैथ्स सॉल्यूशन जी का कहना है सर मेरे को ऐड कर दो 3 बार बाय ग्रुप। ऐड कर दिया आपने, शायद टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ा था ना, हमने आपको लिंक दे दिया है 3 बार बैक वाले ग्रुप का, आप उसमें ऐड हो जाइए। हम उसको डिलीट करने वाले हैं ग्रुप को, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ऐसे प्रशिक्षक ज़्यादा आ जाते हैं जो नेतागिरी करने वाले होते हैं, है ना। क्योंकि वो मानने से नहीं मानने वाले हैं बात व्यवहार से, क्योंकि हम लोग थोड़ी सी टीचर की तरह से अगर मनवाया जाए तो नहीं मानेंगे साथ, उनके लिए कुछ दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा, या फिर वो ग्रुप ही छोड़ दें, या फिर उनके लिए दूसरा उपाय सोचा जाए कि ग्रुप में से निकलें। वो किसी भी हाल में किसी भी सूरत में निकालना है ना, और जो अच्छे प्रशिक्षक उनको तो रखना है, अब वो परेशान ना हो इस वजह से उनको निकालना जरूरी है ना, समझ रहे हैं ना। तो हर तरह के बच्चे यहाँ पे मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैं सॉल्यूशन जी का कहना है सर मेरे को ऐड कर दो, हमने ऐड कर दिया था मित्र आपको, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए हाँ, इन्हीं प्रशिक्षकों का कमेंट आया था। नहीं भाई आप देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के बाद नहीं, जो भी प्रशिक्षु भरेंगे डीएलएड हो चाहे बीएड हो, सेकंड सेमेस्टर के बाद ही यूपी टेट सीटेट वैलिड होता है। सर ईश्वर करे सीटेट के बाद भर्ती आए ताकि मैं भी कल्याण हो सके। भाई अब क्या ही कह सकता है, अगर आपके ईश्वर महान हैं, ईश्वर जी सच में दयालु हैं, और वो भी दयालु हैं, साथ ही क्यों बुरा चाहेंगे, किसी का अनर्थ नहीं चाहेंगे। पहली बात यह ध्यान रखना, अगर आपका श्रद्धा भाव है, आप मेहनत कर रहे हो लगन से, तो आपका मानना सही होगा, ठीक है ना। मेरे गुरुदेव पीएनपी से बात करके बताया शिक्षक भर्ती अगस्त में आएगी। देखिए भाई अभी कोई ऐसा बात नहीं कि अगस्त में आ ही जाएगा, प्रस्ताव एक रखा गया है ना मित्र, आपको हम बता देते हैं। अजय सिंह जी का कहना सर जनरल वालों को कोई प्रॉफिट क्या नहीं होता। देखिए भाई इसमें अगर बात करें रीट वाले में, तो जनरल वाले को कोई प्रॉफिट नहीं होता साथ ही रीट में। अगर देखा जाए किसी भी राज्य में, अगर आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, अगर भरते हैं किसी भी दूसरे राज्य के लिए, तो आप जनरल में काउंट होंगे। एससी को छोड़ के एससी, अगर ओबीसी भी हैं तभी आप जनरल में काउंट होंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दिया जाता, वहाँ पे जनरल जैसे ही बिहेव किया जाता है। ये बात याद रखेंगे। अगर आप मान लीजिए अच्छा नंबर लाते हैं, 45 नंबर मतलब 90 नंबर ला लिए पासिंग मार्क्स, और वहाँ का भी अभ्यर्थी जनरल वाला 90 नंबर ला लिया, तो उसको पहले वैल्यू दिया जाएगा, आपको बाद में दिया जाएगा। अगर सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, पास तो सभी हो जाएंगे, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले उसको वैल्यू दिया जाएगा। ललचा सेठ जी भैया मेरे सीटेट यूपीटेट क्लियर नहीं है, अगर भर्ती आ गई तो क्या करेंगे। भर्ती आगे तैयारी करी भाई, अभी तो आई नहीं है ना, कैसे मान लिया आप आ गई हैं। आरती सिंह जी 1951, हाँ भाई। राजन कुमार जी सीटेट होगा टेट सिलेबस, हाँ देखिए सीटेट और स्टेट का सिलेबस इनका कहना है सर, फिर से जिक्र कर दीजिए मित्र राजन कुमार जी। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए पहले भैया मेरे, उसके बाद हम वहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप शेयर कर देंगे। मतलब जितने हमने सिलेबस बना के रखे हैं, यूपी टेट का, सीटेट का, सुपर टेट का, केवीएस का, डीएसएसबी का, दिल्ली पुलिस का, हर एक सिलेबस का पूरा प्लेलिस्ट हम आपको शेयर कर देंगे। जो उसमें से देखना हो बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं।
पूरा सिलेबस, पूरी रणनीति आप देख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। अगर आपका क्या नाम है तो हम एक बार फिर से बना देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम तो तैयार ही रहते हैं। सपना चौधरी जी, सर फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम कौन से मंथ में हो सकते हैं? लास्ट अगस्त तक संभावनाएं बन रहे हैं, या फिर सितंबर भी आ सकता है, ठीक है। इसके लिए लगे रहिए आप लोग। सिद्दकी का क्या नाम है, मैं नितिन जी के गुड, ठीक है भाई। आस्था मिश्रा जी, सीटेट कब आएगा सर? सीटेट अब हो सकता है जल्दी आ जाए साथी, जो जिस वजह से थोड़ी सी प्रोसेस लेट हो रहा था उसका रिजल्ट डाउनलोड हो चुका है बच्चों का 2021 बैच का। सोनम वर्मा जी का कहना, आप कैसे टीचर हैं इतनी गंदी? भाई देखो, गंदी सोच नहीं है। आप जो चीज़ें कह रही हैं ना कि पैसे के लिए के साथ ही, पैसे वैसे लेकर कुछ नहीं होता है। अगर आप पैसे लेके खड़े हो तो क्या उखाड़ लोगे भाई? जितना आप किए हो बस उतने पाओगे, है ना। और पैसे लेकर, पैसे देकर जो प्रशिक्षु ऐसे करते हैं कि सर हम पास कराने के लिए हमको पैसे दे दिए, वही प्रशिक्षु बाद में आते हैं, सर कहते हैं मेरा पैसा डूब गया। तो ये सब काम नहीं करना है हम लोग को, ना ही हम ऐसे सोच देते हैं किसी प्रशिक्षु को, है ना। अगर भूल से भी ऐसे कभी बोला हो तो उसको माफ़ी दीजिएगा हमें। लेकिन याद रखना साथी, जितनी मेहनत आप करोगे वही रंग लाएगी, थोड़ी सी देर ही सही, 1 साल, लेकिन रंग लाएगी ऐसी ना, सारी गम को भूल जाओगे भाई मेरे, ठीक है ना। सोनम वर्मा जी, रमेश यादव जी, आप एक तरफ बात कर, नहीं भैया एक तरफ बात नहीं कर रहे हैं हम, डीएलएड बीएड प्रशिक्षु के लिए सारी दोनों तरफ से हमने बोला है। अगर आपको ऐसा लगता है तो सॉरी उसके लिए, ठीक है भाई। और रही बात मेरी शेरनी, मस्त है भाई, जो भी चीज़ें आप सोचते हैं शेरनी के लिए, बहुत सारे प्रशिक्षु कमेंट आता है शेरनी के लिए, मस्त है, सभी लोग मस्त हैं, आप लोग भी मस्त रहिए। जब तक हम हैं जिंदा, मतलब जब तक हम हैं तब तक शेरनी को क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आप लोग से विनती करते हैं कि आप लोग इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा, और यह सेशन डेली आता है 9 बजे, आपसे ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद।